शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है। इस वीडियो का एक मात्र उद्देश्य है आपके सामान्य ज्ञान शक्ति में वृद्धि करना, क्योंकि बिना सामान्य अध्ययन के आप चाहें तो किसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन तो काफी मुश्किल होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। यकीन मानिए इस बात पे, अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप इस वीडियो की नहीं, इस क्लास के फैन हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा आधार होता है केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं जानना, बल्कि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आना जहां से आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो बिना देरी की इस क्लास के अंत में आप बने रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर। और हाँ, यह वीडियो केवल आप लाइव देख पाएंगे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव। तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आप लोग लाइव निःशुल्क देखते रहें तो यकीन मानिए आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पीतल मिश्र धातु, जो पीतल मिश्र धातु है ये कैसे बना है। तो जरा जल्दी से कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, इसलिए निःशुल्क क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। तो बताइए जल्दी से पीतल मिश्र धातु क्या है। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया कि जो पीतल मिश्र धातु होती है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। ये काफी यूनिक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आया है, भूगोल के जनक किसे कहते हैं। देखिए, भूगोल दो चीज है, एक हिकेटियस है, एक हेरोडेटस है। तो पहले आप अपना प्रश्न पूरी तरह से क्लियर करें जी, फिर हम लोग आगे समझेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, जहां पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और साथ ही साथ विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल, इन सभी विषयों का निचोड़ आपके लेकर आएंगे। वही प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु जाती है जो विषैली होती है। तो इस प्रश्न का सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। निकेल, जस्ता, क्रोमियम, शीशा। तो आधुनिक भारी धातु पूछा है तो क्रोमियम भारी धातु है, जिससे आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में भारी विषैली होती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट शेयर करते चलिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल आप लाइव देख पाएंगे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन यहां पर ठीक है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है, एक साथ में नोट्स बनाते चलेगा। यकीन मानिए इस शिक्षक भर्ती में एक सीट आपका जवाब जरूर होगा। एक प्रश्न आ रहा है कि सर भूगोल का जनक किसे कहते हैं। दो है, एक हेरोडोटस है, हिकेटियस है। आप अपना प्रश्न क्लियर करिए तो मैं आपको बताऊं इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रटा रटाया प्रश्न है। रतन जोत, ये इसे जट्रोफा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम एकदम सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आए। जट्रोफा का उपयोग किया जाता है और किस राज्य में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में इसकी खेती की जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये केवल आप लाइव देख पाएंगे, इसलिए सभी लोग 9:30 बजे तैयार रहा करिए। देखिए, रतन जोत सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में होती है। क्या होती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार। प्रतिदिन रात 9:30 बजे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी की एक बेहतरीन क्लास चल रही है आपके साथ। देखिए, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सभी लोगों ने बताया क्या, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर इन्होंने कब किया था? सन 1900 में किया था, और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल दिया गया। 1930 का नोबेल मिला। ठीक है, क्या मिला? 1930 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और आरएच फैक्टर लैंड स्टीनर ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्ल लैंड स्टीनर, और 1940 में, ये ध्यान दीजिएगा, 1940 में आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर
कब? 1940 में लैंड स्टीनर और विल्सन ने। कौन कौन? दो लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, लैंड स्टीनर प्लस कौन? वीनर ने, वीनर ने। लेकिन ये पूछा जाता है कि किस पर किया था, तो सीसस नामक बंदर पर। किस पर? सीसस, ध्यान से लिखिएगा, रीसस नामक बंदर पर, रीसस नामक बंदर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसके रुधिर में एक अन्य प्रकार का इंडिज का पता लगाया, और रक्त जब देते हैं उस समय हम RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये क्लास केवल लाइव चलेगी, इसलिए आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो 9:30 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाया करिए। बाद में वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। 9:30 बजे कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, इस बात की गारंटी है हम आपको सिलेक्शन तक जरूर लेकर चलेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंकी संगणक, मैंने आपसे बताया था इसमें सभी विषयों का निचोड़ है। अब हम कंप्यूटर के प्रश्न आपके सामने आए हैं। अंकी संगणक, अंकी संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को कैसे सांकेतिक शब्दों में बदलने की जो प्रणाली होती है उसका उपयोग क्या होता है। जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा। कंप्यूटर का जो डेटा होता है, प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए हम बाइनरी का प्रयोग करते हैं, इसे हम द्विगुण भी कहते हैं। सभी जो अंकी कंप्यूटर होता है, इसे हम ये सभी प्रकार सूचनाओं को द्विधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करता है। इस सभी प्रकार जो गणनाएं होती हैं, गिन करते हैं, ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है इनकी गणना अत्यंत शुद्ध होती है, इसमें किसी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती है। यह बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और ये बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। सभी लोग बताइए, गांधी जी ने, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको इस प्रश्न में कभी गलती नहीं करने को मिलेगी, और ये आज का बहुत ही यूनिक सवाल है खासकर आपके लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और अपना जवाब यहां पे बताइएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। गांधी जी ने भाग लिया था, आप लोगों ने एकदम सही बताया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आइए इसके बारे में थोड़ी विस्तृत बातें जानते हैं। प्रथम या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किसी पद्धति में भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, प्रथम व तृतीय, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। तृतीय सम्मेलन में क्या होता है, कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जी हां, कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ये द्वितीय कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर को हुआ था। कहां पर हुआ था? 1931 में हुआ था, लंदन में, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के, ध्यान से लिखिएगा क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में थे। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलता है कि एनी बेसेंट, कहीं कहीं मिलता है सर एनी। बड़ी किताबें पढ़ेंगे अगर आप, जैसे मैंने भी कई किताबें पढ़ी है, बड़ी किताबें, मांगी किताबें अथेंटिक, तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ये भी गए थे ना, ध्यान दीजिएगा, ये भी गए थे, लेकिन ये व्यक्तिगत काम से गए थे। ये व्यक्तिगत काम से गए थे। कहां पे? लंदन में। ये गोलमेज के लिए नहीं गए थे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए। सिलेक्शन लेना है, हर प्रश्न का पोस्टमार्टम करना है और हर एक प्रश्न को तोड़ कर पढ़ेंगे, और ये लाइव पढ़ेंगे 9:30 बजे प्रतिदिन। अलार्म लगा लीजिए,
अब की बार एक सीट हमार। अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे, डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कितने प्रश्न तैयार हुए, आइए ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस की एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और प्रथम तिथि में कोई भी भाग नहीं लिया था। जबकि ध्यान से सुनिएगा, जबकि एनी बेसेंट मदन मोहन वाले व्यक्तिगत रूप से लंदन गए थे। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो साफ न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, पैसे नहीं कटेंगे, ये लोगों तक पहुंचेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जीएस का दड़ खत्म हो जाएगा और मैं चुनिंदा प्रश्न 9:30 बजे लेकर आऊंगा। अब की बार एक सीट हमार। चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किस शासक ने चलाया था? जी हां, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑथेंटिक एनसीईआरटी का निचोड़ आपके लिए लेकर आऊंगा और वही प्रश्न जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, और उसी क्रम में हम आपके सामने वीडियो की सीरीज खोल दिए हैं। 9:30 बजे रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने लाया था? और दूसरा, चमड़े की मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। जी हां, सभी साथी ध्यान से देखिएगा और अगर ऐसी वीडियो आपको अन्य जगह मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, ये घमंड नहीं है, गर्व है कि सामान्य दिन की सीरीज अगर इससे बेहतर मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं चारों विकल्प का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको मैं बताऊंगा सिलेक्शन लेना कैसे है। आइए, चमड़े की मुद्रा कौन जारी किया था? कमेंट जरूर करिएगा। जी हां, लेकिन रुपए का सिक्का अगर यहां पे पूछा है तो पहली बार अगर पूछा जाए तो शेरशाह सूरी एकदम सही जवाब। और शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहां से ग्रहण किया था? जी हां, जौनपुर से ग्रहण किया था। जौनपुर के सिराजे हिंद से ग्रहण किया था। और ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज रुपए का अग्रदूत है, आज जो रुपया मिलता है, आज हम लोग जो जानते हैं, वो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। और सोने का दिनार अगर पूछा जाए कि सोने का दिनार, जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नोट कर लीजिएगा, सोने का दिनार ये किसने शुरू किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये सोने का जो दिनार होता है वो 167 ग्रेन का होता है। परीक्षा का स्टैंडर्ड बदल रहा है और इसलिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चांदी का रुपया भी था, चांदी का रुपया। और तांबे का दाम, ध्यान दीजिएगा, तांबे का दाम, देखिए तांबे का दाम का पूछा जाता है कि 382 ग्रेन का था। चांदी के रुपए का अगर वजन देखा जाए तो 180 ग्रेन का था। लिख लीजिएगा, ये भी नहीं कहेंगे सर ये तो छोड़ दिया, 180 ग्रेन का था। और आज की बात करें और एक दिनार बराबर अगर देखा जाए आज के समय में तो एक दिनार बराबर 1 रुपया, 1 दिनार बराबर 1 रुपया था। शेरशाह के सिक्कों पर अरबी एवं फारसी लिपि का प्रयोग हुआ। अगर देखा जाए कि शेरशाह के जो सिक्के थे उनकी लिपि क्या थी, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, उनकी जो लिपि थी वो क्या क्या थी? वो लिपि जो थी, पहला इंपॉर्टेंट है, पहला देवनागरी थी। क्या थी? देवनागरी थी। लिख लीजिएगा, देवनागरी, पहली लिपि देवनागरी, दूसरी अरबी थी। ये उनकी सिक्कों की लिपि थी। किसकी? सिक्कों की जो लिपि थी वो देवनागरी थी। सोचिए कितने प्रश्न आपके तैयार हुए हैं। चलिए मैं इसको दोबारा रिवीजन करा रहा हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब की बार एक सीट हमार, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है, पैसे आपको नहीं देने हैं ना, पैसे आपके कटेंगे। ये निःशुल्क क्लास है, देश हित में राष्ट्र हित में। मैं गवर्नमेंट शिक्षक होने के नाते मैं अपने बचे हुए समय से मैं आपको सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए प्रश्न बैंक तैयार करता हूं, और वो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उससे बाहर न जाए, इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि लोगों तक पहुंचाइएगा। और आपको भी सरकारी शिक्षक बनना है। अगर आप पहले से सरकारी शिक्षक हैं तो जूनियर के लिए बनना है, क्योंकि आप सब अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना है। अपने आप को तब तक बेस्ट देता है जब तक सफलता की एकदम अंतिम मंजिल पर न पहुंच जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार इस टॉपिक को रिवीट करते हैं। देखिए,
हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी देखा जाए तो ये भारत में जौनपुर जनपद से अपना शिक्षा ग्रहण किया था। और एक देखा जाए कि मुगल वंश में सेंध लगाने का अगर कोई व्यक्ति किया था तो वो आपके शेरशाह सूरी थे। इन्होंने सबसे पहले रुपए का सिक्का पहली बार भारत में चलाया। इसमें सोने का दिनार, चांदी का रुपया, तांबे का दाम होता था। सोने के दिनार का वजन 167 ग्रेन, जबकि चांदी का रुपया 180 ग्रेन का और तांबे का दाम 382 ग्रेन का होता था। ये उनकी वजन की बात की जा रही है, ये उनका वजन है। ये क्या है? उनका वजन है। जबकि एक दिनार बराबर एक रुपया हुआ करता था। और दूसरी बात, लिपि जो होती थी किसकी? शेरशाह सूरी के सिक्कों की, वो देवनागरी और अरबी हुआ करती थी। आज देवनागरी हमारी लिपि है और आज हमारे यहाँ रुपया आगे चलकर अग्रदूत बन गया। इसलिए ये सारी बातें जानते रहेगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि चमड़े की मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, जूनियर सुपर टेट पास करना है, प्राइमरी सुपर टेट पास करना है, तो इस प्रश्न को ध्यान से जानना होगा। क्योंकि यहां से ध्यान दीजिएगा कि चमड़े की मुद्रा हुमायूं ने जारी किया था। और याद रखिएगा, शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं दक्षिण भारत की तरफ गया, उस समय उसने क्या किया था? चमड़े की मुद्रा जारी किया था। लेकिन चमड़े की मुद्रा क्या होती थी? पशु खा जाते थे। पशु में अगर देखा जाए तो कुत्ता, बिल्ली, माने मनुष्य ज्यादा, उस सिक्के को किससे? कुत्ता बिल्ली से बचाना पड़ता था। इसलिए यह मुद्रा आगे चलकर असफल रही। यह मुद्रा क्या रही? आगे चलकर असफल रही। इसलिए चमड़े की मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक हुमायूं था। दूसरा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। यह क्लास केवल लाइव चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक प्रश्न है। जफरनामा किसने लिखा था? जल्दी से कमेंट करो और अपना जवाब दो। सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सिट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हैं ना, वो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस के घोड़े हैं। वाकई में आप वो कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। बस उसके करने के लिए आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए। और यकीनन वो सभी आपके साथ हैं। जवाब दीजिएगा जल्दी से। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। आइए, सिख गुरु को फारसी में जफरनामा लिखा था। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसे विजय पत्र कहते हैं। इसे जफरनामा को विजय पत्र के नाम से जानते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि विजय पत्र किसने लिखा था, तो विजय पत्र गुरु गोविंद ने लिखा था। और जफरनामा को ही हम विजय पत्र कहते हैं। और किसने लिखा था? मुगल शासक औरंगजेब के लिए लिखा था। अब ये प्रश्न होगा कि विजय पत्र किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? तो शासक औरंगजेब के लिए लिखा था। जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? औरंगजेब के लिए लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे जफरनामा कहते हैं। और किस भाषा में? ये विजय पत्र फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, आपकी एक सीट से मतलब है। और एक सीट के लिए आप पढ़िएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। कर भला तो हो भला, क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं। और आपका रेस रेसर वाले घोड़ों से है, हमारे जैसे गधों से नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करिएगा। यार आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करेंगे तो पैसा नहीं कटेगा, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, और अच्छे कंटेंट लाऊंगा, और अच्छे से व्याख्या करूंगा। बस कुछ कर नहीं सकते, इतना काम करिएगा, एक लाइक का बटन दबाइएगा। न मुझे पैसे मिलेंगे न आप कटेंगे, बस मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब की बार एग्जिट हमारा। देखिएगा, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। और उसके बाद यकीन मानिए, कभी 9:30 बजे क्लास मिस नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तब, बाकी ऐसे होंगे तो कोई बात नहीं। गोदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए, अगर हम शहनाई की बात करें
तो बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। अगर हम तबला की बात करें तो तबला में कौन कौन आता है? जाकिर हुसैन, जाकिर जाकिर हुसैन आते हैं, गोदई महाराज आते हैं, इन्हीं को पूछा है। गोदई महराज आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। लतीफ़ खां आते हैं, लतीफ़ खां आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अलका रखा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में आ जाता है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, ठीक। लेकिन अगर बांसुरी की बात की जाए तो बांसुरी में कौन कौन आते हैं लिख लीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया आते हैं। पन्ना लाल घोष आते हैं, पन्ना लाल घोष आते हैं। लेकिन देखिए सनाई तबला बांसुरी हो गया, एक सरोद पूछता है, मैं सरोद लिखवा दे रहा हूं, सभी लोग लिख लीजिएगा हेडिंग बनाकर। सरोद, एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। सरोद, सरोद कौन है? अहमद अली खां, अहमद अली खां, इनका संबंध है, अहमद अली खां है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। अली अकबर खां है, अली अकबर खां है। फिर अलाउद्दीन खां है, ध्यान से लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खां है। ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनके एक स्थान जरूर से फिक्स हो। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि हमेशा ईश्वर उनका जरूर साथ देता है, जो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इससे बेहतर अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ा देना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, इतना व्याख्या आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, क्योंकि मुझे भी आपके साथ आगे चलकर एक सीट लेनी है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर होगा तो क्या होगा? तबला होगा, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प बी राइट आंसर है। सानाई बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाता है रमानी जी को, जाकिर हुसैन तबला, गोदई महराज, लतीफ़ खां और अल्लाह रखा जो है। सरोद से अहमद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये सरोद से हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसकी व्याख्या भी जरूर लिखवाऊंगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। केवल ये क्लास लाइव चलती है 9:30 बजे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहां से जुड़िएगा। निःशुल्क लाइव क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे केवल लाइव चलेगी। इस वीडियो को बाद में नहीं देख पाएंगे आप, इसलिए 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनके बारे में पूरी व्याख्या करता हूँ। पहले इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और यह प्रतिमा कहाँ बनी है? गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में कहाँ? भरूच। कहाँ पे? भरूच के निकट, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, भरूच के निकट। कहाँ पे? भरूच के निकट साधु वेट, ध्यान से लिखना चाहें, साधु वेट नामक स्थान पर। आपके एक प्रश्न हो गए। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। ये तैयार हो गया इतना प्रश्न। फिर आगे, किस नदी के टापू पर? तो नर्मदा नदी। नदी नर्मदा, माने नर्मदा नदी के किनारे। दो प्रश्न तैयार। कहां पे? नर्मदा जिले में भी स्थित है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में है। और यहां पे क्या है? नर्मदा जिला है। जिला कौन सा है? जिला भी नर्मदा। इसकी ऊंचाई की बात करें
ऊंचाई 182 मीटर है। अगर फीट की बात करें तो 597 फीट है। क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर मैं पूछा जाए वास्तुकार की बात करें तो राम सुतार था। अगर वास्तुकार की बात करें, किसी ने कमेंट करके बताया है कि जो वास्तुकार थे वे कौन थे? राम सुतार। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इसकी ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई, तो जो आप कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं? अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा इसकी ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई। क्योंकि पता है गुजरात के विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 182। गुजरात के विधानसभा के सदस्य 182 हैं ना, इसलिए इसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट रखी गई। सभी लोग समझ में आया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो के अंत तक बनना हो। ये लाइव क्लास है और बाद में से आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए कॉपी कलम लेकर। इसलिए गुजरात की जो विधानसभा है 182 है, इसलिए इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इनकी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दूसरा कि भरूच के निकट साधुबेट नामक स्थान गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे और जिला भी नर्मदा है। वास्तुकार राम सुतार थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, क्योंकि हर एक प्रश्न का हमें पोस्टमार्टम करना होता है ताकि आप एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार कर सकें। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन दोनों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, और इनकी 14 नवंबर को, और इनकी 31 अक्टूबर को। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका है 14 नवंबर, इन दोनों लोग का है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? चलिए, यहां पर एकता दिवस, यहां पर बाल दिवस, यहां पर अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अब की बार एक सीट हमार। अगर ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पे मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा विश्वास है, घमंड नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग रेस के घोड़े हैं। आइए इस विषय में बात करते हैं। मदर टेरेसा को जो नोबेल मिला था वो शांति का मिला था। जरा कमेंट करके बताइएगा नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जी हाँ, यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सभी लोग बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा कितने में। तो याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। मैं इसके बारे में अभी आगे भी चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा को नोबेल शांति मिला था और कब मिला था? 1979 में मिला था। और इन्हें भारत रत्न भी मिला था। मदर टेरेसा को क्या क्या मिला था? ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम एक एक करके लिख रहे हैं। पहला इन्हें नोबेल मिला था, किसका? शांति का। शांति का नोबेल इन्हें कब मिला था? 1979 में। फिर इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। किसी को पता भारत रत्न इन्हें कब मिला था? ये 1980 में। कब मिला था? 1980 में। ठीक है, चलिए दूसरी बात, कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने 1950 में की थी। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इन्होंने एक स्थापना किया था, शायद आप लोग को पूछ सकता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कब? 1950 में। कहां पे? कोलकाता में। ये मदर टेरेसा से इसके बाहर कभी प्रश्न आपका नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। इनके मानव सेवा भाव को देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि दी थी। इन्हें एक उपाधि मिली थी, इन्हें उपाधि मिली थी। लिख लीजिएगा, ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, उपाधि इन्हें मिली थी कोलकाता की धन्य।
इन्हें उपाधि मिली थी कोलकाता, ठीक है, की धन्य, ये उपाधि मिली थी। किसने दिया था? किसने दिया था? एक प्रश्न आता है, सर किसने दिया था? पोप जॉन पॉल, पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ये इन्हें उपाधि दिया था। जरा आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मदर टेरेसा को भारत का शांति का नोबेल इन्हें 1979 में दिया गया था। ये इनके उत्कृष्ट कार्यों के नाते, इनके सेवा भाव को देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि दी थी। इन्होंने 1950 में भारत के कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किया था। इन्हें भारत में भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1980 में दिया गया। और कुल अगर नोबेल की बात की जाए तो भारत में या पूरी दुनिया में 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें साहित्य का नोबेल, भौतिक का नोबेल, शांति का, रसायन का, अर्थशास्त्र और चिकित्सा का। अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। ये वीडियो केवल लाइव देख पाएंगे, बाद में नहीं, इसलिए सभी लोग 9:30 बजे लाइव आ जा करिएगा। अब की बार एक सीट हमार, ये हर दिन एक नया प्रश्न मिलेगा इस चैनल पर। कभी भी कोई प्रश्न आपको रिपीट नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। कभी भी कोई प्रश्न आपको रिपीट नहीं मिलेगा। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और आप बताइएगा। यहाँ पर हम लोग ध्यान से लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं राष्ट्रगीत, एक तरफ राष्ट्रगान, दोनों में क्या अंतर है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए इनके अंतर को जानते हैं, जो कि शायद आपको किसी भी परीक्षाओं में न मिले। सबसे पहले आते हैं इनके रचनाकार के बारे में जानते हैं। राष्ट्रगीत कौन लिखा था? तो ध्यान से लिखिएगा, यह बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका वर्णन आनंद मठ में है। आनंद मठ उपन्यास है। और अगर राष्ट्रगान की बात की जाए तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कोई बता सकता है? जिन्हें भारत का शांति का नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि में। इसके गायन का समय 65 सेकंड है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड। इसके गावन का सेकंड 52 सेकंड है, ठीक। इसके गायन का सेकंड क्या है? 52 सेकंड है, ठीक। दूसरी बात, और इसके बाद नीचे और कुछ है। इसे हम, जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन है, ठीक। दूसरा यहाँ पे एक विशेष आपको अंतर मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि संसद की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और समापन राष्ट्रगीत से होती है। दूसरी बात, ये उपन्यासकार कवि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और राष्ट्रगान जो है इसके 5 पद होते हैं, 5 पद होते हैं। और हम पहला पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। कितनी? 13 पंक्तियां होती हैं। जबकि राष्ट्रगीत में 7 पद होते हैं और हम प्रथम पद गाते हैं और यह संस्कृत में है। बाकी के 6 पद जो हैं ये बंगाली में है। बाकी कितने में है? बंगाली में है। दूसरी बात, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये जो जानकारी मिलती है कि राष्ट्रगान पहली बार जॉर्ज पंचम के भारत आने पर, उनके लिए आगमन पर यह गीत गाया गया था। राष्ट्रगीत यह 1896 में गाया गया था। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और दूसरी बात,
आपसे एक छोटा सा सवाल है, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, यह आप लोग जरूर स्पष्ट करिएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं या पहले से सरकारी शिक्षक हैं, इन दोनों के बारे में आप स्पष्ट रूप से बताइएगा। आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। इसके अलावा भी हम लोग और चीजें जानकारी लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन किसका लिखा था, दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था, एक तो जन गण मन लिखा था, दूसरा अमर सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, अमर सोनार बांग्ला, इनकी रचना किया था इन्होंने ही। अरविंद घोष की अगर रचना देखा जाए तो अरविंद घोष की जो रचना थी, लिख लीजिएगा, दिव्य जीवन, इंपॉर्टेंट है, दिव्य जीवन, दिव्य जीवन है। दूसरा सावित्री है, सावित्री है, लिख रहा है ना आप लोग को, सावित्री है। लेकिन अगर महात्मा गांधी की रचना पूछा जाए तो मैं यहां पे इनकी रचना बता दे रहा हूं, सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी, ये इनकी क्या थी, आत्मकथा थी। दूसरा अगर हम यहां पे देखें तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, तो मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आइए सभी लोग ध्यान से इसके बारे में समझिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आइए मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। देखिए, पहली बात तो हमें, आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं और कुछ लोग बन भी चुके हैं, और जैसे मैं निःशुल्क क्लास आपको दे रहा हूं तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं वो बहुत कुछ मैं छोड़ भी दिया हूं, जैसे भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर। राष्ट्रगीत क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और यह आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यह आनंद मठ एक उपन्यास से लिया गया है और इसे 65 सेकंड में गाया जाता था, 1 मिनट 5 सेकंड का इसका गायन का समय है। इसमें 7 पद होते हैं, हम प्रथम पद गाते हैं जो संस्कृत में है, बाकी 6 पद इसके बंगाली में होते हैं। और संसद की समापन राष्ट्रगीत से होती है और शुरुआत राष्ट्रगान से होती है। अगर राष्ट्रगान की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कृति गीतांजलि में लिखा था, इसे पहली बार गाया गया था कहीं आपको 28 दिसंबर 1911 मिलता है, ठीक है, और कहीं अलग इसका सत्र मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये 52 सेकंड का गायन का समय 52 सेकंड होता है। राष्ट्रगान में 5 पद होता है, हम पहला पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपात स्थिति में राष्ट्रगान को 60 में गाया जाता है, उसका समय होता है 20 सेकेंड। कितना होता है, 20 सेकेंड, जिसमें प्रथम पद के पहला पैसेज और अंतिम पैसेज को ही गाया जाता है। जैसे अगर राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, अचानक गोलियां चलने लगे, हमला हो जाए, उस दशा में आपको शायद ज्ञात होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा भैया, कमेंट ना करिए, लाइव चल रही है, हम लाइव पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। मैं भी आपसे बात भी कर लेता हूं। तो हमने देखा, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था और अमर सोनार बांग्ला, ये दोनों इनकी है और राष्ट्रगान है। जनगण मन भारत की है, ये कहाँ की है, ये भारत की है, और ये कहाँ की है, ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश की है। अरविंद घोष की बहुत रचना है, दिव्य जीवन और सावित्री है। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर दूसरा, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी, सत्य के प्रयोग, इनकी आत्मकथा थी। हिंद स्वराज, इनकी 2 भूतपूर्व रचना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। कभी भी कोई प्रश्न रिपीट नहीं होता, इसलिए ध्यान से, जो लोग प्रतिदिन मेरी क्लास पढ़ रहे होंगे पिछले कितना दिन से, ठीक, उनको एक बात पता होना चाहिए, मेरा कोई प्रश्न कभी रिपीट नहीं होता। हम जब भी लाइव आते हैं नए प्रश्न को लेकर आते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। और अब की बार एक सीट हमार सरकारी शिक्षक बनने की पहली आत्मकथा आपके साथ चल रही है। और हाँ, ये वीडियो निःशुल्क आप फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब दोनों पर लाइक दे रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। सभी लोग क्लास कैसी लगी एक लाइन में जरूर जवाब दीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, संसद का ऊपरी सदन क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं। पहले है सरल, श से होता है संसद, श से होता है संसद, र से है आपका राज्यसभा, ल से है आपका लोकसभा। संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा
अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। कितने प्रश्न तैयार हुए? सरल, एक ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, ये क्या आपका ट्रिक है, सरल। तो संसद क्या है? ये संविधान के अनुच्छेद 79 में है, संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और राज्यसभा की बात की जाए तो ये किस में है? ये 80 में है। और लोकसभा, ये अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। समझ में आया सभी लोग को? जो लोग कमेंट कर रहे हैं जरा सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, कितने लोग को ये समझ में आ गया? सभी लोग बताइए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं, आप घबराइए नहीं, सभी लोग एकदम आराम से, यकीन मानिए इस क्लास को पढ़ने के बाद ना फैन हो जाएंगे। देखिए, अगर हम विधानसभा की बात करें तो जैसे विधानसभा जो है वो 168 से लेकर 212 तक राज्यों के बीच में है। लेकिन यहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको एक एक करके स्पष्ट रूप से पढ़ाना चाह रहा हूं। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा यह आपका लोकसभा 81, ये है 171, ये परिषद 180 है, तो ये है आपका 170। ये अनुच्छेद है, ये क्या है आपका अनुच्छेद है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये मैंने आपको अनुच्छेद बता दिया। शायद मैं उम्मीद करता हूं मैं अच्छे से लिख दूं। चलिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर अच्छे से लिखिए, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए यहां पे 79 था ना, संसद। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? मैंने भी बताया जी 81। और विधानसभा 171, रट्टा मान लीजिएगा 171। राज्यसभा अनुच्छेद 80, विधान परिषद अनुच्छेद 170। 4 अनुच्छेद तैयार। चलिए अब इसके अलावा यार आप लोग 10 लोग को प्रतिदिन क्लास में जोड़ेंगे ना तो जरूर यकीन मानिए एक अच्छी संख्या हो जाएगी, सारी क्लासेज मिलेंगी। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आगे जूनियर की साइंस, जूनियर की आर्ट, प्राइमरी की साइंस और आर्ट, इन सभी कक्षाओं को हम भी कंटिन्यू आपके लिए करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है ऊपरी सदन कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब ऊपरी सदन की बात की जाए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सदन को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन क्या है? ऊपरी सदन को हम उच्च सदन कहते हैं। इसे हम अस्थाई सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। और यह हमारा राज्यसभा है, यह हमारा क्या है? राज्यसभा। संसद में राज्यसभा होता है और विधान सभा में, विधानमंडल में वो विधान परिषद होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बी होगा। ध्यान दीजिएगा ऊपरी सदन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। कैसे होती है? 233 जनता द्वारा राज्यों से चुनकर आते हैं, प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 5 अधिकतम होते हैं, अधिकतम। इस प्रकार यह राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में 235 है। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए, कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होती। न्यूनतम आयु की बात की जाए, अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें तो यह 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है यार, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा 45 होगा, ठीक 45 होगा, ठीक 45, ठीक है 45 होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, जोड़ने में गलती हो गई भैया, इन दोनों का योग 45 ही होगा। मालिक क्षमा चाहते हैं। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए हम पुराने याद पर ही है, ठीक, इसीलिए ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आगे कहीं त्रुटि हो जाती है लिखते समय, मैं भी इंसान हूं, तो समझ में आ गया। वैसे मैं पूरी व्याख्या कर सकता हूं यहाँ पे, अधिकतम सीट क्या है, न्यूनतम क्या है, लोकसभा क्या है, ठीक है, इनका कार्यकाल होता है, सभी को मैं आगे डिफाइन करूंगा। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, और ये लाइव चलेगी, बाद में नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं लोगों को शेयर करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में सर्वोच्च सेना का कमांडर कौन होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक
राष्ट्रपति होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। माने जितने लोगों ने, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न लगे ना, कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है क्या? अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक? अगर कोई कमी हो ना तो जरूर बताइएगा, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जीएनपी, एक छोटा सा शब्द आपके सामने है, जीएनपी, तो जरा कमेंट करके बताइएगा जीएनपी क्या है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। आइए इसके बारे में मैं छोटी सी बात करता हूं। पहले तो मैं आपको जीडीपी समझाता हूं। मैं पहले जीडीपी समझाता हूं। जी हाँ, मैं पहले जीडीपी समझाता हूं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं पहले आपको जीडीपी समझाता हूं। जीडीपी क्या होती है? देखिए, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी को, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जीडीपी क्या है ये मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में बनाता हूं। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यार इतनी मदद करिए, इस मेहनत का ना लोगों तक पहुंचाइएगा, बस इतना ही मेहनत, इतना ही आपसे निवेदन है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं देश हित में, राष्ट्र हित में जो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ये किसी से इसका भविष्य बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। माना ही भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है समझाने के लिए। जीडीपी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान समझिएगा। जीडीपी क्या होती है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। किसी भी देश के, ध्यान से देखिएगा, किसी भी, पहले ध्यान सुनिएगा, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी निश्चित भूभाग के समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। किसी भी निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य वो जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन अगर इसी जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकाल दे, माने घिसावट निकाल दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। अब जब वहां पे नेशनल लग जाता है जीएनपी, तो जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, माने किसी भी देश के सीमा क्षेत्र के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। मतलब इस जीडीपी में ध्यान दीजिएगा, इस जीडीपी में भारत सीमा, वैसे भारत है, इसमें विदेशी, माना विदेशी जो है, विदेशी को हम ए कहते हैं और भारतीय को बी कहते हैं। तो भारत के जीडीपी में से हम विदेशी को घटा देते हैं, विदेशी, लेकिन कुछ भारतीय विदेशों में होंगे, उनको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। इस प्रकार हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? जीएनपी, माने भारतीय पूरी दुनिया में जहां भी उत्पादन करेंगे वह जीएनपी में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आया? अब आइए, मैं इसको अच्छे से समझा सकता था, लेकिन अब क्या बताऊं। जीडीपी को यहां पे एनडीपी कहते हैं। ठीक है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां से। चलिए, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्थव्यवस्था में अंतिम अवस्था माल सेवाओं का वार्षिक उत्पादन का। ठीक है, माने एक वर्ष के एक देश के नागरिकों द्वारा देश में घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित किए गए वस्तु सेवाओं का अंतिम मौद्रिक सकल मूल्य जो होता है, वही आपका क्या होता है? जीएनपी होता है। यार एक बार वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग नहीं शेयर करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, आपको लग रहा होगा पैसा कट जाएगा। हे भगवान, चलिए, हम सबका भला करे ईश्वर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल
1 जनवरी, ये 1935 है और ये 1949 है। दोनों में क्या क्या हुआ था, यहाँ पे स्थापना हुआ था और यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दो डेट आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक। याद रखिएगा, यहां से 2 प्रश्न आपका बनेगा। यहां पर क्या होगा, 2 प्रश्न आपका बनेगा। मैंने दोनों प्रश्न आपको करा दिया। यार कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये होगा, ये स्थापना पूछा है 1935। अगला प्रश्न आपके सामने, सैंडी स्टार किस क्रिकेट की आत्मकथा है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाना चाहूंगा। इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं, उसका मुख्यालय मुंबई में, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा संदीप पाटिल। क्या होगा, संदीप पाटिल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष थे जिनकी आत्मकथा सैंडी स्टार में है। चलिए अगला है, निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ होगा गंगा, मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह प्रयागराज से हल्दिया, कहां से, प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद से हल्दिया। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। हल्दिया, हल्दिया कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है, और प्रयागराज यूपी में, शायद आप लोग जानते होंगे। इसकी दूरी अगर देखा जाए तो लगभग 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर स्थापना पूछा जाए तो 1986 भारत का सबसे बड़ा नदी, हाँ राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। क्या यार पढ़ाने में कोई कमी है क्या, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार आप लोग लड़ाई मत करिए कमेंट सेक्शन में, आराम से पढ़िए। लाइव क्लास है, ये फेसबुक पे भी आप लोग लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, दोनों जगह निःशुल्क आप लाइव देख रहे हैं, ठीक है। यार कोई कमी हो मेरे पढ़ाने में तो बताइए। आप लोगों तक लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बताइए यार। चलिए चलिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में अगर कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, जूनियर शिक्षक, ये मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क देश हित में, राष्ट्रहित में, जौनपुर जनपद से आपके लिए चलती है। सभी सारी क्लासेस चलेंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तब। ध्यान दीजिएगा, गल्फ स्ट्रीम क्या है तो इसके बारे में एक एक करके सभी लोगों को समझाऊंगा। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है, इसे करंट कहते हैं, और ये शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। और ये भूमध्य, जिसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे जिन धाराओं का जन्म होगा वो गल्फ स्ट्रीम होंगी। जहाँ पे जिनका अमूमन ठंडे क्षेत्रों में जिनका जन्म होगा वे ठंडी धाराएं होंगी। एकदम समझ में आ रहा आप लोग को ना। लेकिन यहाँ पे 2 बातें आप लोग को याद रखना है। ये क्या है, एक महासागरीय धारा, एक धरातलीय हवा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। तो देखिएगा जेट स्ट्रीम जो है ये क्षोभ सीमा में, माने समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में चलती है। क्लियर। अब इस प्रश्न का उत्तर होगा ये महासागरीय एक जलधारा है। ये क्या है, एक महासागरीय जलधारा है। दूसरी बात याद रखिएगा सभी लोग, ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। निकलती कहां से है, मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक। कहां से, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैक्सिको
की खाड़ी से निकलती है। ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पैर के पास, मतलब नीचे भाई। और इस खाड़ी को, धारा को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इस खाड़ी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, धारा को हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं, खाड़ी की धारा। इसको हिंदी में कहते हैं, सभी लोग लिख लीजिएगा, खाड़ी की धारा, खाड़ी की धारा के नाम से जानते हैं। अगर जेट स्ट्रीम की बात करें, अगर मैं जैसे यहाँ पे जेट स्ट्रीम की बात करूं, सर जेट स्ट्रीम भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा, तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो जेट स्ट्रीम है एक वायु है। ये वायुमंडल में तेजी से बहने वाली, घूमने वाली हवा है। ये मुख्य जेट धारा है, ट्रोपोपास ऊंचाई पर होती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था, तो अमेरिका ने जब जापान पे बम गिराया, जैसे ये यहाँ पे पृथ्वी है, यान इसके ऊपर से जा रहा था, इसके जाकर वापस आने में कुछ समय लग गया। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो कहा गया ऊपर एक हवा चल रही थी, तो उस हवा की खोज की गई, तो उस हवा का नाम हुआ जेट स्ट्रीम, तो उसका नाम रखा गया जेट स्ट्रीम। ये ट्रोपोपास, ट्रोपोपास माने छोप सीमा, इनके बीच में चलती है और इसे ये पश्चिम से पूर्व चलती है, याद रखिएगा। अगर महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं ये सतत रूप से निर्दिष्ट प्रवाह करती हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों के अंदर बहने वाली, उसमें शीतल नदियां होती हैं, जैसे कनारी की धारा है, ब्राजील की धारा है, लब्राडोर की धारा है। ये बहुत सारी धाराएं हैं जो आपकी परीक्षा में है, जैसे लब्राडोर है, कनारी है, ब्राजील है। तो लब्राडोर क्या है? लब्राडोर खाड़ी कनाडा से निकलती है, तो ठंडी जलधारा है। ब्राजील की धारा कैसी है? लगभग आप बताइए, क्योंकि वो भूमध्य के पास से निकलती है। कनारी की धारा क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। 9:30 बजे चलती है डेली, और ये लाइव चलेगी, बाद में वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि सभी लोग आइए लाइव। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं डिलीट करने, मतलब इरेज करने जा रहा हूं। अगला, गंगा नदी में निम्न में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? अभी मैंने इस पर जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूं अब आपका जवाब सही होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करो। यह फेसबुक पे भी और यूट्यूब दोनों पर आप निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरा ही काम है, मैं ही बताऊंगा क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको सिलेक्शन तक लेकर चलेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े ना रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर एक बात ध्यान देना है आप सभी साथियों को, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यह ऊपर मैंने बताया प्रयागराज से हल्दिया तक जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर है। अब ऊपर मैंने इसके बारे में बताया, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। मैंने ऊपर इसकी व्याख्या किया था, मुझे लग रहा है आपको अभी तक। हाँ, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ओजोन परत के विनाश के प्राणी मात्र को किससे भय है? जरा कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं, ओजोन परत के विनाश से प्राणी मात्र को किस रोग का भय होता है? ओजोन एक गैस है। ओजोन गैस की खोज किसने किया था? जरा कमेंट करके बताइएगा। ओजोन गैस की खोज किसने किया था? देखते हैं कौन इसका जवाब जरूर देता है। ओजोन गैस की खोज किसने की थी? और ओजोन क्षय का पता, ओजोन क्षय का पता यहां भी बताना है। फर्स्ट कौन था? प्रथम और प्रथम, दोनों में आपको प्रथम बताना है। देखते हैं कि कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। बताइए सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे, ओजोन गैस की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछ दे ओजोन क्षय का पता किसने लगाया था, तो ब्रिटेन के फोरमैन ने लगाया था। किसने? ब्रिटेन के फोरमैन ने। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये जानते होंगे तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं, जिससे में त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है। सबसे खतरनाक
कौन सी परावैंगनिक किरणें होती हैं? अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकता है। चलिए देखिए, नाम है ओजोन गैस की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक ओजोन गैस की खोज की थी। मैं दोबारा तिबारा बता दिया। चलिए, सबसे बड़ा छिद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप में। मैट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन 6 से है। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और रेस हमारी उनसे है जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर संख्या अगर पूछा जाए कहां पर है, तो काजीरंगा में है। जी हाँ, काजीरंगा में है। और काजीरंगा कहां पर है? ये असम में है। सबसे ज्यादा है हाथियों की संख्या। लेकिन इसका क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल अगर तो लगभग 471 किमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, काजीरंगा और किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि काजीरंगा और किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और किसके लिए प्रसिद्ध है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर है? हाँ, एक सिंह वाले गंडा सही जवाब। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि इंडियन ब्यूरो माइंस का मुख्यालय कहां पर है। जल्दी से कमेंट करिएगा। यह नागपुर में है। नीरी कहां पर है? कमेंट जरूर करिएगा। नीरी कहां पर है? कमेंट जरूर करिएगा। अगला, यूनेस्को। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ये फेसबुक पर यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में। ध्यान से देखिएगा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका गठन कब हुआ था? आइए ध्यान देते हैं। यूनेस्को का गठन, अगर हम गठन की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16 नवंबर को हुआ था। कब? 1945 में। ठीक, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए, मुख्यालय तो कहां पर है? पेरिस में। पेरिस कहां पे है? फ्रांस में है। सदस्य देश कितने हैं? 195। भारत सदस्य इसका कब बना, कोई बता सकता है? 1946 में। कितने प्रश्न आपके तैयार हुए? ठीक है, जरा कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके तैयार हुए। सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके यहां से तैयार हुए। और प्रश्न तैयार करा दें, केवल आप लोग साथ दीजिए, हम आपको परिणाम देंगे। केवल अपना साथ बनाए रखिए, लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। आप साथ दीजिए, हम परिणाम देंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए, ये पेरिस इसका सही जवाब। ओस्लो, अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ओस्लो, ठीक, कहां है? अरे भैया, नॉर्वे की राजधानी है, अम्ल वर्षा केंद्र है ओस्लो। अभी आगे इस्तांबुल के बारे में बात करते हैं, रोम के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है यार, काफी लंबा, 1.5 घंटे ज्यादा क्लास हो जाती है और आप लोगों तक पहुंचाते नहीं, शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना, जरूर पहुंचाइएगा, कम से कम 10,000 लोगों तक तो पहुंचाइए। किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना शुरू की? चलिए, करंट भी आपका जुड़ गया योजना से, क्योंकि योजना जो इकोनॉमिक्स का टर्म माना जाता है,
किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना की प्रारंभ की? 9:30 बजे मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, 1-2 मिनट भले लेट हो जाए। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ये योजना जो थी 8 मार्च को शुरू की गई। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और ये 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र सरकार ने भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। ठीक है। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्लास खत्म होने के कुछ समय बाद मिल जाएगी। उत्तर नहीं रहेगा इसलिए केवल प्रश्न बैंक मिलेगा। दुर्गेश सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। जितने लोग डेली क्लास पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्लिक करके जुड़िएगा। 9:30 बजे अलार्म लगाइए क्योंकि क्लास लाइव चलेगी। बाद में इसे नहीं देख पाएंगे, केवल लाइव आप देखेंगे। देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? आइए इसके बारे में हम थोड़ी बातें जानते हैं कि फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं। तो फ्लाइंग सिख मिक्खा सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिक्खा सिंह को। पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान ने 1960 में फ्लाइंग सिख कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? अयूब खान ने। अयूब खान ने कहा था। कब कहा था? 1960 में कहा था। ठीक है। ये पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनकी बायोग्राफी है। इनकी अगर बायोग्राफी की बात करें, इनकी बायोग्राफी क्या पता किसी को? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। ठीक। दूसरा, उड़न परी। इन्हें उड़न परी कहते हैं। उड़न परी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको सबको समझ में आ गया। मिक्खा सिंह को पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान 1960 में फ्लाइंग सिख के नाम से बुलाया था। और बायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट करिएगा, यूनिक प्रश्न एनसीईआरटी निचोड़ है। अगला, एन किसकी मुद्रा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ना, शुरू से लेकर अंत तक, पूरे जीवन मेरी क्लास कभी छोड़ेंगे नहीं। इस बात का घमंड नहीं, गर्व है। इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, एन की अगर बात करें तो ये जापान की एन है, चीन की युआन है, लेकिन इसे कहीं कहीं आपको शब्द मिलता है रामनबी, RMD, लेकिन ऐसे क्या है? युआन है। ठीक। दक्षिण कोरिया का वान है। भूटान का किसी को पता है क्या मुद्रा? किसी को नहीं पता? चलिए लिख लीजिएगा, न्यूग्लिट्रम। न्यूग्लिट्रम यहां की मुद्रा है। तो चारों मुद्राओं के बारे में मैंने बता दिया। ठीक। ये क्लास लाइव होगी, बाद में क्लासेस प्राइवेट हो जाएगी, इसलिए सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। 9:30 केवल क्लास लाइव चलती है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो डेली 9:30 लाइव रहिएगा। गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? सभी लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी देखिए, गोबर गैस से मेथेन गैस निकलती है जिसे हम CH4 कहते हैं। ये और कहां से निकलती है? एक गोबर गैस से निकलती है। दूसरा, मवेशियों से जुगाली के समय जब वो जुगाली करते हैं। धान की खेत से, दलदली भूमि से, पुराने कुओं से, आदि क्षेत्रों से CH4 निकलता है। इसे मेथेन गैस भी कहते हैं।
इसमें 75% मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 का भी मिश्रण होता है। ठीक है। सीएनजी प्राकृतिक गैस भी है, ये एक सीएनजी गैस भी है, इसे हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। समझ में आया सबको? अगर कोई छूट गया हो तो आदि लहसुन प्याज करके लिख लीजिएगा। धान के खेत से, दलदली भूमि से, मवेशी जुगाली करते, गोबर गैस प्लांट से। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं हम? प्राकृतिक गैस कहते हैं। ओजोन को O3 कहते हैं और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ठीक, चलिए, एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एथिलीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी शिक्षक बनने वाले सभी लोग को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को साथियों को शेयर करिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में होगा तो क्या होगा? यह दूरी मापने का मात्रक है। किसका? दूरी मापने का पैमाना है। ठीक है। जी हाँ, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। सही जवाब। अगला, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। मेरी 9:30 क्लास प्रतिदिन लाइव निःशुल्क चलती है ए लर्निंग विद दुर्गेश पर। देखिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें पूरे वायुमंडल में ये 78.08% पाई जाती है, जो पहली पोजीशन है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह 20.95 लगभग 21% पाई जाती है, दूसरे स्थान पर है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में 0.003% है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड पानी लेकर भोजन अपना बनाते हैं। पौधों में जल प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो भैया लोगों को जरूर शेयर करिएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये क्लास लाइव चलेगी, केवल निःशुल्क लाइव, देश हित में, राष्ट्र हित में। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होगी? सभी साथी देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, अब दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलाई जाती है। 9:30 बजे आपकी क्लास फिक्स है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, अब की बार एक सीट हमार। बताइए, यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प आप लोगों ने एकदम राइट बताया है, रासायनिक ऊर्जा है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये वीडियो अगर फेसबुक पर लाइव या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक ऊर्जा होगी। शुष्क सेल लेक्लालेंस सेल परिवर्तित रूप है। इसमें कार्बन का बाह्य पात्र होता है, एनोड का कार्य करती है। इसके भीतर पीतल की एक टोपी होती है, जस्ता छड़ होती है। कैथोड का कार्य करती है। कैथोड तथा एनोड के बीच एक टेस्ट होता है। यह बैटरी वही युक्ति है जो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? चलिए आइए इसके बारे में कई बातें लेते हैं। देखिए, जी का मान जी का मान जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ठीक। और जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है।
ध्यान से देखिएगा। और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन बढ़ने पर, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वी की केंद्र, अगर पृथ्वी की केंद्र की बात करें तो केंद्र यहां पर है, यहां से 0 डिग्री आपकी रेखा जाती है। ठीक है, यह है भूमध्य रेखा। तो यहां पर क्या होगा, केंद्र में 0 होगा। जी का मान अगर ऐसे देखें तो जी बराबर, जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है मैंने आपको बता दिया, सी है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में, अरबी आगे भी पढ़ रहे हैं, भागिएगा मत, क्योंकि रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। 9:30 निःशुल्क लाइव आपके लिए चलती है। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर केवल लाइव रहेगी, इसलिए लोगों को शेयर करिएगा। जब दो पिंडों को एक साथ रगड़ा जाता है तो क्या होगा, सामान्य अध्ययन की सीरीज है। जब दो पिंडों को एक साथ, मैं पानी पी लेता हूं तब तक आप लोग उत्तर बताइएगा, भागिएगा मत कि सर पानी पी रहे हैं तो मैं भाग लेता हूं, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूं ना, तो मैं भी पानी नहीं पीता रहूंगा तो सही रहेगा। नहीं तो आवाज चली, 9:30 क्लास सोचिए आपकी लगातार लाइव चल रही है। देखिए, जब दो पिंडों को एक साथ रगड़ा जाता है तब वे समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। माने पदार्थ आवेशहीन अथवा विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए जब पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है पिंड समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से फटाक से कमेंट मारो और जवाब दो, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपसे पहले कि रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। खेत में तो गधे अच्छे लगते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यार आप लोग शेयर नहीं करते मालिक। चलिए आइए रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट का निर्धारण मौद्रिक नीति के तहत होता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई करता है। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देता है, माने यह बैंकों को कर्ज देता है आरबीआई। ठीक है, चलिए कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भारतीय संविधान का है। हाँ, खेत में बैल अच्छे लगते हैं और आप लोग तो रेस के घोड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है। देखिए, अगर संसद के सदस्य का है, सदन है, संसद के 3 सदन होते हैं, संसद के 3 सदन होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, ये तीनों होते हैं। दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य नहीं है, वो कौन है जरा बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री किसी एक का सदस्य होता है, वित्त मंत्री एक का सदस्य किसी का भी, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह स्वयं राष्ट्रपति होता है, किसी के सदन का सदस्य नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति 2 सदनों, राज्य परिषद और लोकसभा को लोगों का सदन में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने अथवा भंग करने की शक्ति होती है, अनुच्छेद 85। किंतु राष्ट्रपति दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य नहीं होता, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है 108 के तहत।
ठीक है, क्लियर। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइंस वालों को भी जीएस पढ़ना है, आर्ट वालों को भी, और बाद में साइंस के लिए साइंस भी चलेगी, आर्ट भी चलेगी। अगर आप लोग ये वीडियो को केवल 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तब। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन करने की शक्ति देता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, संशोधन करने की शक्ति यह भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में देखिए यहां पे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राज्य में वित्तीय आपात, 368 संविधान संशोधन। क्लियर। सोचिए कितना बढ़िया आपका अनुच्छेद भी तैयार हो जा रहा है। सोचिए ध्यान से एकदम देखिए कितना बढ़िया आप लोग के अनुच्छेद भी तैयार हो गए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का जवाब देंगे। ये वीडियो फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है आपके लिए, और एक केवल आप लाइव देख पाएंगे। इसलिए आप लोग आदत बना लीजिए 9:30 बजे लाइव आने की। ये केवल लाइव चलेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसको पूर्व अराकोसिया के छत्रपक के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। उसने बहुत कुछ देखा। उसकी प्रसिद्ध ग्रंथ थी इंडिका। इसकी प्रसिद्ध एक ग्रंथ थी इंडिका। क्या थी? इंडिका थी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या हुआ, बंद कर दें क्लास? क्या आप लोग शेयर नहीं करेंगे? बताइए भाई, बंद कर देकर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे? यार आप पढ़ रहे, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ और पूरा दिन खटाऊ, विद्यालय काम, मोहल्ला शिक्षण, आज की पिछली क्लास, मीटिंग अरेंज, अभिभावकों की। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, वो कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने सेवानिवृत्त अधिकारी था जो भारतीय सिविल सेवा में था। ये शिमला में बस गए थे और ए ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। भारतीय राज्य कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। 1885 में कौन था? तो देखा जाए तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। डफरिन बेचारा नहीं था, 84 से 88 तक था। ठीक है, कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। इसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने? डफरिन ने कहा था कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, कि यह क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? बताइए, अपने स्टेटस पर डालिए, फेसबुक पर शेयर करिए, जहां भी देखते हैं। देखिए 1915 में, सर फट रहा है मेरा, मैं बंद करने वाला हूं क्लास। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए और वे जनवरी 1915 में वापस आए। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे 1893 में, गए थे अफ्रीका। अफ्रीका गए कब थे? 1893 में गए थे, 1915 में आते हैं। ठीक है, कितने वर्ष रहे? लगभग 21 वर्ष रहे। 21 वर्ष रहे लगभग, और 24 वर्ष की उम्र में गए थे। ठीक है, क्या मेरा सर पेन हो रहा है यार। लेकिन आप लोग, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? मैंने आपसे बात, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि संख्या आपकी कम होती चली जा रही, बढ़ने की जगह।
आप लोग 10,000 भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का नवीन वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया। कहा गया धर्म महापात्र, ध्यान से लिखिएगा, धर्म महापात्र, इसे ही धम्म महामत्ता भी कहा गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, अभी बहुत सारा है, क्या है, चलिए। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता थी? तो ये जैन तथा बौद्ध धर्म समय हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु जो थी वो 100 वर्ष मानी जाती थी। कितनी? इनकी आयु, जो हिंदू धर्म की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, और प्रत्येक आश्रम में 25 गुणे 4 100 थी। जैसे ब्रह्मचर्य, देखिए इसमें चारों कौन कौन से थे? चारों ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य था, गृहस्थाश्रम था, लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की भाषा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, जिनको आ रहा था वो भी गलत कर रहे थे। गृहस्थाश्रम था, फिर वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ था, चौथा क्या था? संन्यास। समझ में आया? तो मैंने जैन बौद्ध धर्म के समय हिंदू धर्म शास्त्र में मनुष्य की आयु 100 वर्ष, 25-25 वर्ष में इसे डिवाइड किया गया था। ब्रह्मचर्य लगभग 0 से 25 साल, गृहस्थ 25 से 50, 50 से 75 वानप्रस्थ, संन्यास 75 से 100, उसके बाद वैकुंठ। इस चीज को शॉर्ट क्लिक कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग भारत के बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करेंगे तो कई चीजें चलिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ मैप बन गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट, जैसे यहाँ पे देखा जाए मुख्य भूमि, यहाँ मुख्य भूमि है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ तक फैला है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अरे बाप रे बाप। अगला प्रश्न है आपके लिए। उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में माना ये भारत है। ठीक है, काम चलाओ, थोड़ा सा तेजी से मैंने बना दिया। देखिए उत्तर पश्चिम की बात करें तो इस लाइन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट ये कहाँ पर है? सभी लोग बताइएगा। ये पश्चिमी घाट के दक्षिण में है। जैसे अगर हम इस बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये इन क्षेत्रों में है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में एक पर्वतीय घाट है जहाँ पे नीलगिरी का निर्माण होता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट है। अल्लामड़ाड़ी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अनामुड़ी अगर देखा जाए तो सह्याद्री सर्वोच्च शिखर है इसकी। थाल घाट और भोर घाट पश्चिम घाट के अन्य महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी साइंस कला वर्ग
सभी के लिए सब कुछ आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, लेकिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से बात करनी पड़ेगी कि मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपको लाइव मिलती है। और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मेरी क्लास निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास 9:30 बजे आपको लाइव चलती है, तो 9:30 बजे आप लोग लाइव रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए केवल लाइव देख पाएंगे, प्राइवेट नहीं, ठीक है। तो बाद में क्लास प्राइवेट हो जाएगी, ताकि बहुत सारे लोग समय से पाबंद हो जाए 9:30 बजे के लिए। कुछ लोग के नेट न चलने की वजह से कुछ समय के लिए ये वीडियो पब्लिक रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर जरूर करिएगा। यकीन मानिए अगर क्लास डेली पढ़ लेंगे तो फैन हो जाएंगे, क्योंकि इतनी व्याख्या आपको यूट्यूब चैनलों पर नहीं मिलेगी। जिसके पास ज्ञान होगा वही शेयर करेगा, जैसे आप सब साथी हैं। और बिना ज्ञान के सिलेक्शन मुश्किल है, हर क्षेत्र में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हर दिन आपको नए प्रश्न की सीरीज मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ पढ़कर पढ़ाकर। वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। अन्य क्लास टेलीग्राम पर मिलेंगी। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ये घोड़े हैं। प्राइवेट करने से ये फायदा होता है कि आप लोग लगातार मेहनत करेंगे, टाइम से पढ़ेंगे, और जो नेटवर्क प्रॉब्लम आता है वो हल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सारे काम छोड़कर मैं आपकी क्लास में आता हूँ। मेरी फैन ना हो, इस क्लास के फैन होंगे, कभी क्लास मिस नहीं करेंगे, और एक क्लास को एक से अधिक बार देखा करिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अब की बार एक सीट हमार एनसीईआरटी का निचोड़ निःशुल्क राइड। बाय बाय। हाँ, जौनपुर आइएगा, जरूर मुलाकात करते हैं हम आपसे। हमारा इंस्टाग्राम है दुर्गेश सर के नाम से, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। बाय बाय।